जेल में एक अजीब सा कैदी आया। जेलर उसे देखते ही अपने हाथों में पकड़े हथियार सम्मान के तौर पर नीचे कर लेते हैं। यहाँ तक कि अधीक्षक भी उसके स्वागत के लिए खास तौर पर सज धज कर आता है। उसके करीब आने के लिए अधीक्षक उसे अपने दफ्तर में बुलाता है। वह अपने कीमती सैन्य संग्रह दिखाता है। यहाँ तक कि लाओ बाई द्वारा लिखी किताब भी निकालता है। उम्मीद करता है कि वह उसे अपने हाथों से हस्ताक्षर दे दे। लेकिन अजीब बात यह है कि लाओ बाई खुद को कैदी मानकर अधीक्षक की खुशामद नहीं करता, बल्कि व्यंग्य में कहता है। यह सुनते ही अधीक्षक का चेहरा तुरंत बदल जाता है। लेकिन अंत में वह मुस्कुराते हुए लाओ बाई को वापस कोठरी में भेज देता है। पर जैसे ही लाओ बाई बाहर निकलता है, अधीक्षक चुके से प्रभारी के साथ एक साजिश रचता है। वह ठान लेता है कि इस नए आए आदमी को सबक सिखाना ही होगा। फिर जब कैदी मैदान में टहलने के लिए निकलते हैं तो वह जानबूझकर उन्हें सिर्फ एक ही गेंद देता है। जैसा कि उम्मीद थी, थोड़ी ही देर में दो गुट गेंद के अधिकार को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं। अधीक्षक ऊंचाई पर खड़ा होकर चुपचाप तमाशा देखता रहता है। हालात जानलेवा होने लगते हैं। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि यह तथाकथित 3 सितारा जनरल समझ जाए कि इस सैन्य जेल में असली मालिक वही है। तभी अचानक एक हादसा हो जाता है। बुरी तरह पिटा हुआ सरगना न जाने कहां से एक हथियार ले आता है। वह गोरे युवक को वहीं मार डालने पर उतारू हो जाता है। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। तब अधीक्षक तुरंत अपने आदमियों को सायरन बजाने का आदेश देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि सायरन सुनते ही सभी कैदी हाथ सिर पर रखकर जमीन पर लेट जाते हैं। उनमें जरा भी सैनिकों जैसी गरिमा दिखाई नहीं देती। यह दृश्य देखकर लाओ बाई उलझन में पड़ जाता है। फिर भी वह भी बाकी लोगों की तरह जमीन पर लेट जाता है। लेकिन उसी समय आया नया सरगना इतना भाग्यशाली नहीं था। यहाँ के नियम न जानने के कारण वह स्तब्ध खड़ा रह जाता है। कैदी उसे भी लेटने के लिए कहते हैं। यहाँ तक कि अभी अभी उससे लड़ने वाला गोरा युवक भी उसे जल्दी लेट जाने को कहता है। लेकिन वह जिद्दी सरगना टस से मस नहीं होता। अगले ही पल अधीक्षक उस पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। हालांकि गोलियां खाली थीं और जानलेवा नहीं थी, लेकिन गोलियों की आवाज से डरे जनरल को अपने पैरों के पास दुबका देख अधीक्षक संतुष्ट होकर वहां से चला जाता है। बेचारा काला युवक इस पूरे खेल में लाओ बाई को सबक सिखाने का मोहरा बन जाता है। जल्द ही अधीक्षक से नाराज कैदी लाओ बाई के पास आकर अपनी शिकायतें सुनाने लगे, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। कभी कभी बदकिस्मत कैदी के सिर में गोली लग जाती और वह मौके पर ही मर जाता। वे सब चाहते थे कि लाओ बाई अपने संबंधों का इस्तेमाल कर इस क्रूर अधीक्षक का तबादला करवा दे। लेकिन लगभग 60 साल का लाओ बाई अब किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। वह बस चुपचाप अपनी सजा पूरी कर घर लौटकर अपने पोते को गले लगाना चाहता था। लेकिन एक दिन एक सिपाही के आने से उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। वह सिपाही लाओ बाई की वीर गाथाओं का बहुत सम्मान करता था। किसी भी समय और किसी भी जगह वह उसे सलाम करता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन अधीक्षक ने यह सब साफ साफ देख लिया। वह बहुत लाओ बाई को कैदियों के बीच मिल रहे सम्मान को देकर अधीक्षक जलने लगा। वह खुद जेल का अधीक्षक होते हुए भी कभी ऐसा सम्मान नहीं पा सका था। इसलिए उसने तुरंत उस सिपाही को सजा देने का आदेश दिया। उसे मैदान में खड़े होकर पूरे 1 हफ्ते तक सलाम करने की सजा दी गई। यह देखकर कि उसी की वजह से सिपाही कांपता हुआ सजा झेल रहा है, लाओ बाई से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ा और सिपाही से आराम करने को कहा। फिर खुद उसकी जगह सजा भुगतने लगा। लेकिन पहरेदारों को यह मंजूर नहीं था। वे सिपाही को मारने दौड़े, मगर लाओ बाई ने उन्हें रोक लिया। तुरंत अधीक्षक ने लाओ बाई पर बल प्रयोग शुरू कर दिया। एक समय का वीर जनरल इस तरह अपमानित हो रहा था और यह देखकर अधीक्षक बेहद संतुष्ट हुआ। लेकिन यह तो बस शुरुआत ही। उसी समय नियम पढ़कर सुनाया गया। किसी भी परिस्थिति में कोई कैदी किसी पुलिस अधिकारी को शारीरिक रूप से छू नहीं सका। आपने अमेरिकी MCF के संचालन नियमों का उल्लंघन किया है। इस उल्लंघन के लिए आपको आरोपित किया जाएगा। जब 3 सितारा थल सेना जनरल ने अपनी जैकेट उतारी तो उसकी पीठ पर भरे पड़े चाकुओं और गोलियों के निशान देकर सभी कैदी स्तब्ध रह गए। हर कोई सम्मान से खड़ा हो गया। अधीक्षक ने उसे सजा दी कि वह 300 से अधिक पत्थर ढोए। हर पत्थर 10 किलो से भी ज्यादा भारी था। दोपहर की लगभग 40 डिग्री की तपती धूप में सबको लगा कि वह जरूर सबके सामने गिर पड़ेगा। लेकिन इस बूढ़े जनरल ने दशकों की सैन्य जिंदगी में अपनी अदम्य इच्छा शक्ति को पहले ही गढ़ लिया था। कैदी जो पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, धीरे धीरे उसकी हौसला अफजाई करने लगे। उसकी अटूट इच्छा शक्ति ने सबका दिल जीत लिया। जब आखिरी पत्थर जमीन पर रखा गया तो पूरा मैदान तालियों और नारों से गूंज उठा। बूढ़े जनरल ने अपने कर्मों से सभी कैदियों को जीत लिया। लेकिन इससे अधीक्षक का गुस्सा और भड़क उठा। उसने तुरंत आदेश दिया कि ओवेन सभी पत्थरों को वापस उनकी जगह रखे। इस अन्याय के खिलाफ कैदी आगे आए, लेकिन ओवेन चुप रहा। वह जानता था कि अधीक्षक जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। 2 गुना पसीना बहाते हुए, यहाँ तक कि पहरेदारों द्वारा जानबूझकर गिराए जाने पर भी वह एक एक पत्थर वापस ढोता रहा। शाम ढल गई, लेकिन ओवेन अब भी खड़ा था। उसने एक बार फिर अपनी दृढ़ता से अधीक्षक को करारा जवाब दे दिया। जब उसे वापस कोठरी में ले जाया गया तो सभी कैदी एक साथ अपने बर्तन बजाने लगे। वे इसी तरह बूढ़े जनरल के प्रति अपना सम्मान जता रहे थे। कहते हैं कभी कभी दुर्भाग्य ही सौभाग्य बन जाता है। ओवेन ने भले ही कष्ट सहे, लेकिन उसने सबका दिल जीत लिया। जेल के मैदान में एक पत्थर की दीवार थी। कैदियों को लगता था कि उसका कोई मतलब नहीं, वह बस अधीक्षक की चाल थी ताकि वे व्यस्त रहें, इसलिए वे उसे लापरवाही से बनाते थे। दीवार भी टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन ओवेन ने देखा कि पत्थरों पर कुछ कैदियों के नाम और पहचान खुदी हुई है। उसकी नजर में वे सिर्फ दीवार नहीं बना रहे थे, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए एक किला खड़ा कर रहे थे। उसकी बातों ने कैदियों में नया जोश भर दिया। उन्होंने मिलकर पुरानी दीवार गिरा दी और तय किया कि वे अपना किला फिर से बनाएंगे। सभी सैनिक पृष्ठभूमि से थे, लेकिन निर्माण आसान नहीं था। तब ओवेन ने सैम को आगे बढ़ाया। उसके पिता एक राजमिस्त्री थे, इसलिए उसे कुछ हुनर बचपन से आता था। सैम के निर्देशन में सभी कैदी मिलकर काम करने लगे। पत्थरों को एक दूसरे तक पहुंचाते हुए उनके बीच की दूरियां भी मिटने लगी। कई दिनों तक बिना रुके मेहनत
मेहनत के बाद जेल के बीचों बीच एक मजबूत और सीधी दीवार खड़ी हो गई। जो कैदी पहले सैम को तंग करते थे, उन्होंने ही उससे कहा कि वह सबसे पहले अपना नाम उस पर उकेरे। यही उनके सम्मान और स्वीकृति का प्रतीक था। यह दीवार उनकी एकता और सामूहिक ताकत का प्रतीक बन गई थी। लेकिन अधीक्षक के लिए यह एक खतरे की घंटी थी, जिसे वह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब सब लोग जश्न मना रहे थे, तभी एक बुलडोजर धीरे धीरे मैदान में दाखिल हुआ ताकि नई बनी पत्थर की दीवार को गिरा दे। सैम तुरंत आगे बढ़कर उसके सामने खड़ा हो गया। वह उसकी कारीगरी थी और सबके पसीने की कमाई भी। जेलर उसे बार बार हटाते रहे, कैदी बार बार चिल्लाते रहे, लेकिन वह ऐसे खड़ा रहा मानो फिर से युद्ध भूमि में उतर आया हो। सीधा, अडिग और साहसी। अधीक्षक ने बिना झिझक गोली चलाने का आदेश दे दिया। रबर की गोली उसके कनपटी पर लगी और सैम तुरंत गिर पड़ा। उसकी वहीं मौत हो गई। यह सब देखकर जनरल पूरी तरह भड़क उठा। अगली सुबह उसने सभी कैदियों को पंक्ति में खड़ा किया। वे सब मिलकर सैन्य गीत गाने लगे, सैम की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए। सलामी की जगह उन्होंने सिर झुकाकर सम्मान दिया। इतनी घटनाओं के बाद कैदियों के भीतर का सैनिक स्वभाव फिर से जागने लगा। जो जज्बा खो गया था वह लौट रहा था और अनजाने में एक मजबूत फौज तैयार हो गई। इसके बाद ओवेन ने अधीक्षक से बातचीत की। उसने कहा, बेहतर होगा कि तुम खुद इस्तीफा दे दो, वरना मैं अपने सारे संबंध इस्तेमाल कर तुम्हें हटवा दूंगा। अब दोनों के बीच खुली दुश्मनी हो चुकी थी। इस धमकी से अधीक्षक के मन में डर पैदा हो गया। उसने पहले वार करने का फैसला किया। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी गंजे जनरल के पास गया। उसने झूठ बोला कि ओवेन को भ्रम की बीमारी हो गई है और वह कैदियों को भड़काकर विद्रोह की योजना बना रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि वही गंजा जनरल कभी ओवेन का अधीनस्थ रह चुका था। यहाँ तक कि उसके कंधे पर लगी रैंक भी ओवेन ने खुद प्रदान की थी। वह बूढ़े जनरल के चरित्र पर पूरा भरोसा करता था, इसलिए उसने खुद जाकर हालात देखने का निर्णय लिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब पहले से ही ओवेन की योजना का हिस्सा था। अधीक्षक को एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें साफ लिखा था कि ठीक 12 बजे गंजे जनरल का अपहरण किया जाएगा। यह पढ़कर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी। उच्च दबाव वाली पानी की बौछारों से कैदियों को काबू में किया गया। फिर वह बैठक कक्ष में घुसा और गंजे जनरल को जबरन बाहर ले गया। जेल के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराने लगे ताकि किसी भी विद्रोह का सामना किया जा सके। लेकिन समय होने पर कुछ भी नहीं हुआ। तब अधीक्षक को समझ आया कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। ओवेन सचमुच एक महान रणनीतिकार था। सिर्फ एक चिट्ठी से उसने जेल की सारी तैयारियों, चेतावनी प्रणाली और हथियारों की स्थिति सब कुछ भांप लिया। अगले दिन एक सुनियोजित विद्रोह चुपचाप शुरू हुआ। खाने के समय दो कैदियों ने जानबूझकर झगड़ा किया ताकि पहरेदारों का ध्यान बंट जाए। ओवेन ने मौका पाकर पूरी योजना समझाई। अमेरिकी सैन्य न्याय कानून के अनुसार अधीक्षक को हटाने का सबसे बड़ा आधार है उसका जेल पर से नियंत्रण खो देना। इसलिए योजना थी दंगा खड़ा करना, चौकियों पर कब्जा करना, हथियार छीनना, चेतावनी प्रणाली पर नियंत्रण पाना और अंत में राष्ट्रीय ध्वज को उल्टा फहरा देना, क्योंकि उल्टा झंडा इस बात का संकेत है कि परिसर दुश्मन के कब्जे में है। बस इतना करना था कि गंजा जनरल वहां पहुंच जाए। फिर अधीक्षक की नाकामी छिप नहीं सकेगी और उसे पद छोड़ना ही पड़ेगा। यह सुनते ही सब उत्साहित हो उठे। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो मुस्कुरा नहीं पा रहा था। अधीक्षक को पहले से शक था कि ओवेन विद्रोह करेगा, इसलिए उसने सजा कम करने का लालच देकर पहले ही बैनर को खरीद लिया था। उसी रात बैनर अधीक्षक से मिलने गया, लेकिन बात आधी ही हुई थी कि बाहर से गालियों की आवाज आई। दरअसल एक कैदी उधर से गुजर रहा था और उनकी बातचीत सुन ली थी। अधीक्षक ने तुरंत आदेश दिया कि उस कैदी को अलग कोठरी में डाल दिया जाए और किसी से मिलने न दिया जाए। बैनर समझ गया कि अब उसके पास लौटने का रास्ता नहीं है। वह बोला कि सुबह आकर पूरी जानकारी देगा। अगली सुबह वह फिर दफ्तर पहुंचा। उसने बताया कि ओवेन जेल पर कब्जा कर राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराने की योजना बना रहा है। यह सुनकर अधीक्षक गुस्सा नहीं हुआ बल्कि हंस पड़ा। उसने कहा, झंडा तो मेरे दफ्तर में है, वे उसे कभी नहीं पा सके। लेकिन जब डिब्बा खोला गया तो वह पहले ही खाली था। दरअसल बैनर ने कभी गद्दारी नहीं की थी। वह शुरू से ही ओवेन की योजना का हिस्सा था। पिछली रात की घटना सिर्फ एक नाटक थी। असली मकसद था ध्यान भटकाकर राष्ट्रीय ध्वज चुरा लेना। अधीक्षक गुस्से से पागल हो उठा। उसने तुरंत बड़ी संख्या में पहरेदारों को भेजा। सभी कैदियों को मैदान में इकट्ठा किया गया और एक एक करके कोठरियों की तलाशी ली गई। उसे क्या पता था कि वह फिर से चाल में फंस चुका है। ओवेन के एक आदेश के साथ ही कार्रवाई शुरू हो गई। मुख्य दरवाजे बंद कर दिए गए। कैदी दर्जनों टुकड़ियों में बंट गए और अलग अलग लक्ष्यों की ओर बढ़े। मैदान में मौजूद पहरेदारों को काबू कर लिया गया। पत्थर लाकर एक अस्थायी कमांड पोस्ट बनाई गई। भोजनालय में घुसकर सभी थालियां इकट्ठी की गई और उन्हें अस्थायी ढाल बना लिया गया। अधीक्षक बनकर गंजे जनरल को फोन किया गया और बताया गया कि जेल में भीषण दंगा भड़क उठा है। फिर अलग थलग रखे गए कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था। अब बारी थी पलटवार। पहले से छिपाए गए हथियार निकाले गए। खाने के तेल से देसी बम बनाए गए। एक एक करके प्रहरी टावर नष्ट किए गए। दूसरी टीम ने लोहे की चौखट से गुलेल तैयार की और अधीक्षक के कार्यालय पर हमला कर दिया। उसके प्रिय संग्रह चकनाचूर हो गए। एक और आग का गोला आया और पूरा कार्यालय राख बन गया। कैदियों का मनोबल चरम पर पहुंच गया। इस बीच फंसे हुए पहरेदार बाहर निकले और ढाल बनाकर खड़े कैदियों से भिड़ गए। पानी की बौछारें भी शुरू कर दी गई, लेकिन ओवेन ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। उसने पहले ही पानी की आपूर्ति बंद करवा दी थी। कैदी एक साथ टूट पड़े। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होने लगी। उधर गंजा जनरल फोन पर मिली सूचना के बाद मदद लेकर तेजी से वहां आ रहा था। लाचार होकर अधीक्षक ने सशस्त्र हेलीकॉप्टर बुला लिया। वह चाहता था कि उसे वरिष्ठ के पहुंचने से पहले वह हालात काबू में कर ले। हेलीकॉप्टर ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन ओवेन के पास इसका भी जवाब था। उसने छिपाए गए लोहे के कांटे पानी की गाड़ी में फंसवा दिए। फिर पानी छोड़ा गया। कांटा सीधे हेलीकॉप्टर में जा फंसा। विशेष बल पृष्ठभूमि वाला बैनर जंजीर के सहारे ऊपर चढ़ गया। उसने एक एक घूंसे में पायलटों को काबू कर लिया और हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया। आखिर
आखिरी प्रहरी टावर भी ध्वस्त कर दिया गया। अब अधीक्षक पूरी तरह असहाय था। ओवेन के आदेश पर सभी कैदी अनुशासित पंक्ति में खड़े हो गए। राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहराने की तैयारी हुई, लेकिन तभी अधीक्षक ने अपना आखिरी पता खेला, विशेष बल। वे ऊंची दीवारों पर तैनात थे, पूरी तरह हथियारों से लैस। सभी कैदियों को झुकना पड़ा। सिर्फ ओवेन राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिए दृढ़ कदमों से ध्वज दंड की ओर बढ़ा। अधीक्षक बौखला गया। उसने गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन कोई भी सैनिक ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति कभी एक महान जनरल था और सबके दिलों में बसा था। जब किसी ने आदेश नहीं माना तो अधीक्षक ने खुद पिस्तौल उठाई और 4 गोलियां दाग दी। ओवेन ध्वजदंड के पास गिर पड़ा, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में उसने झंडा ऊपर चढ़ा दिया। जब वह हवा में लहराने लगा तभी सबको एहसास हुआ झंडा उल्टा नहीं था, क्योंकि बूढ़ा जनरल ऐसा कभी नहीं करता। सबकी आंखें नम हो गई। सबने ओवेन को सलामी दी। वह जनरल राष्ट्रीय ध्वज की छाया में पला था और अंततः उसी ध्वज के नीचे गिरा।